Audio Jungle. अब स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी साइंस 2011। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दिया गया है कि किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु की सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश उत्सर्जन करेगा। ठीक है, चूंकि इसका कार्यफलन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका कार्यफलन दिया गया है, W से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो अगर इसके सरफेस पर कोई प्रकाश ऐसा पड़ेगा जिसका वर्क फंक्शन या कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रकाश का उत्सर्जन तभी होगा, यानी यहाँ पर क्या होता है कि एच न्यू ग्रेटर और इक्वल टू किसके होना चाहिए, एच न्यू जीरो, और ये एच न्यू जीरो ही इसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रकाश पड़ेगा वो वर्क फंक्शन से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। अवक्षय इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर होती है ये। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि पीएन संधि डायोड के दोनों ओर की उस परत को जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, यानी जो चार्ज कैरियर जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम अवक्षय परत कहते हैं। तो इसलिए इसमें केवल जो है स्थिर आयन होंगे, इसमें केवल स्थिर आयन होंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। तो जो डायोड होता है वो तरंग दृष्टकारी के रूप में होता है। पावर सप्लाई परिपथ में जो डायोड का प्रयोग होता है उसको हम तरंग दृष्टकारी के रूप में होता है, प्रवर्धक के रूप में नहीं होता। रेक्टिफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किस कारण होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसको हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होता है ये। इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। वाष्पीकरण एक सरफेस फेनोमेना है, सतह प्रक्रिया है या सरफेस फेनोमेना है, ये भी सही है। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है, तो ये गलत है, क्योंकि ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ता है, घटता नहीं है। क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता, तो देखिए जब अणुभार किसी चीज का बढ़ाया जाएगा तो वो चीज गाढ़ी हो जाएगी। अणुभार बढ़ाने पर क्या होगा, वो चीज जो है गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा जो है गाढ़ी होती है उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। तो इसलिए द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो जो कि ये यहाँ पर जितनी भी इकाई दी गई है सीजीएस सिस्टम में दी गई है। किस सिस्टम में दी गई है, सीजीएस सिस्टम में। अगर एमकेएस में बात करें, क्योंकि टी इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एल। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी न्यूटन अपॉन में मीटर ये होती है। लेकिन सीजीएस में क्या होता है, न्यूटन की जगह पर डाइन आ जाएगा और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। द्रवों में लंदन बल किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, लंदन बल जो होते हैं वीक फोर्सेज होते हैं। तो जो वीक फोर्सेज होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। इसमें नॉन पोलर अध्रुवीय अणुओं में पाए जाते हैं, इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कहते हैं। अणुओं का वाष्प अवस्था, ठीक है, यानी वेपर फेस से द्रव फेस में या द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है। तो आपने देखा किसी बर्तन में अगर जब वो बिल्कुल बंद है, अगर किसी चीज को आप गर्म करोगे तो उसकी वाष्प जो है उसमें जल वाष्प छा जाती है, जिसको हम कंडेंसेशन, संघनन, या हम इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, संघनन, या इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 9 का ए करेक्ट होगा। 10 में क्या है, जब एथेनॉल तथा डाई एथिल ईथर का क्वथनांक,
ठीक है, इतना इतना दिया है, तो अंतराणविक बल, चूंकि जिसका क्वथनांक जितना अधिक होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी उसमें अंतराणविक बल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है, जल का है, तो इसलिए पहले जल में अंतराणविक सबसे प्रबल होगा, जल के बाद एल्कोहल, फिर डाई एथिल ईथर, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। किसी द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है, तो देखिए इनमें जल जो है ये भी पतला होता है, एल्कोहल ये भी पतला होता है, एसीटोन पतला, लेकिन ग्लाइकोल क्या होता है, गाढ़ा होता है। ग्लिसरीन कह लीजिए, ग्लाइकोल के लिए, तो ग्लाइकोल की श्यानता जो है सबसे अधिक होगी। जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं, तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, चौथा कोई नहीं बनाता है। ठीक है, तो जब किसी एलिमेंट के साथ में फ्लोरीन आ जाता है या ऑक्सीजन आ जाती है या नाइट्रोजन आ जाती है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए H2O है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, HF, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव, देखिए ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है, यानी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पतली सी होने लगती है। ठीक है, जैसे दाल गाढ़ी हो जाती, गर्म करो तो वो पतली हो जाती है, तो इसलिए द्रवों का बहाव क्या होगा, श्यानता घटती है, तो श्यानता के घटने पर द्रवों का बहाव क्या होता है, बढ़ता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है, क्यों, चूंकि वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया, तो मोजले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, मोजले, तो आधुनिक आवर्त नियम भी मोजले ने ही दिया था। 16 में क्या है, आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में है। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त है, चलिए आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है, तो आदि की आवर्त में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 8, 8, 18, ठीक है, फिर 18 और फिर 32, इस तरीके से हैं ये 32 32, क्योंकि 7 आवर्त होते हैं, तो तीसरे में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है, तो जो आपका कैलिफोर्नियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 98। ठीक है, 98 होता है, तो एक्टिनाइट श्रेणी का एलिमेंट है। फिर 18 में क्या है, आवर्त सारणी के एक ही समूह में तत्व रखते हैं, ठीक है, जिनकी संयोजकता कोष में, यानी जिनके बाहरी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। कह रहे पीवी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 4 5s2 किस आवर्त के अंतर्गत आता है, तो देखिए पीवी का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक है, वो 82 है। ठीक है, इसका 82 है। तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, देखिए 1s 2s वाले में बहुत टाइम लगता है, तो देखिए क्या है कि 2 8 8, फिर आएगा 18 18, ठीक है, तो देखिए ये भी 18 हो गए, ये 18 हो गए, ये 18 हो गए, तो कितने आ गए, 54 आ गए। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 82, तो 82 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बचे कितने, 12 में से 4 गए, 8 बचे, तो ये 28, तो इधर 28 आ जाएगा। अब लिखा कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो किस आवर्त में होगा, छठी आवर्त में हो जाएगा ये। इस तरीके से लिखना आसान है। ठीक है, कर लीजिए, या आप जिस टेक्निक से आपको अच्छा लगता हो उस टेक्निक से आप फाइंड कर सकते हो। 20 में क्या है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन से ब्लॉक में आएगा ये अपन को देखना है। अच्छा, अब देखिए अगर इसी क्रम से जिस तरीके से अभी अपन ने किया था 56 है, तो अगर इसका हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 8 8, ठीक है, फिर आएगा 18, फिर 18, तो यहाँ तक हो गया 54, फिर कितना आ गया, दूसरा आ गया। ठीक है,
तो पहला और दूसरा जो ब्लॉक होता है, पहला और दूसरा ग्रुप होता है, वो एस ब्लॉक में आते हैं। कौन से में आएंगी? एस ब्लॉक में। किस ब्लॉक में आएगा? ये एस ब्लॉक में आ जाएगा, ये आ जाएगा एस ब्लॉक। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होती है एस ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अगर इसका हम बात करें कि आवर्त कौन सा, पीरियड कौन सा होगा, तो ये भी 6 पीरियड का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब 21 में क्या है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या है, तो 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? तो देखिए एक ही समूह को कौन प्रदर्शित करता है, इसमें ये अपन को देखना पड़ेगा। ये 11 है, ये 20 है, ये 12 है, 30 है। ठीक है, तो अगर इसका हम लिखते हैं ए वाले का, ये 2 8 1। ठीक है, एक ये हो गया, 11 का हो गया। फिर 20 का कितना आएगा? देखिए 20 का करोगे तो 2 8 8 8 8 16 2 18 2 20। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर इसके बाद है 12 30। 12 30, तो देखिए इसका होगा 2 8 2 2 8 2 हो जाएगा। ठीक है, और 30 का कितना होगा? इसका हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये एक्चुअल में जिंक होता है। ये क्या होता है? जिंक होता है। ये मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम एस ब्लॉक में आता है, ये डी ब्लॉक में आता है, ये डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, और ये एस ब्लॉक में आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए 13 का लिख के देखते। तो 13 का आ जाएगा 2 8 3। ठीक है, और 31 का कितना लिखेंगे? 31 का आएगा 2 8 8 और 13। ठीक है, तो 13 का मतलब ये जाएगा तीसरे ही से होगा। ठीक है, क्योंकि पहला ग्रुप होता है, फिर दूसरा ग्रुप होता है, दूसरे के बाद फिर 3 से लेकर के 12 तक में, 3 से लेकर के 12 तक में ये आती है डी ब्लॉक। 3 से 12 तक में कौन सा ब्लॉक आता है? ये आपका आता है डी ब्लॉक। ठीक है, फिर इसके बाद 13 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 8 3 का मतलब है ये 13 जो है ये आपका ये पी ब्लॉक में ही है। ये पी ब्लॉक में है। ठीक है, और ये भी पी ब्लॉक में है। ये दोनों पी ब्लॉक में आएंगे, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब 23 में क्या? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो चौथे आवर्त में कितने होंगे? 18। ठीक है, क्योंकि पहले में 2 आते, फिर 8 आते, फिर 8 आते, फिर 18 आता है, तो चौथे आवर्त में 18 तत्व होंगे। बाएं से दाएं चलने पर धात्विक प्रवृत्ति होती है। देखिए जब आवर्त में पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति जो है वो कम होती जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। धात्विक प्रवृत्ति जो है वो डिक्रीज हो जाती है। 25 में क्या है? निम्न में से सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो देखिए अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती है, तो N2O5 जो है। ठीक है, ये N2O5 और P2O5 ये सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, 15 ग्रुप के हैं, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। समूह में अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? ठीक है, डिक्रीज होती है। Li किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो देखिए जो लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरान होता है, फिर कार्बन होता है, और इसके नीचे क्या आएगा? सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, और फिर एल्युमिनियम आएगा, और फिर सिलिकॉन आएगा। ये होगा इतने। ठीक है, तो अब ये लिथियम जो है किसके साथ? तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
27 में क्या है, अक्रिय गैस की परमाणुवीयता होती है। देखिए जितने भी होते हैं, जैसे H2 तो बनता है, H2 क्या होता है, बनता है, लेकिन He2 नहीं बनता है। H2 तो बनता है, H2 क्या होता है, ये बनता है, लेकिन He2, ठीक है, ये नहीं बनता है, ठीक है, ये नहीं बनता है। तो ये द्विपरमाणविक है, ये जो है ये द्विपरमाणविक है, ये द्विपरमाणविक नहीं होता है, तो इनकी परमाणुकता हमेशा एक होती है। सर्वाधिक धन विद्युत तत्व है तो पोटेशियम ही सबसे ज्यादा धन विद्युत तत्व है, ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा धन विद्युत तत्व है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं धन विद्युतता कम होती जाती है। अब सारणी में 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, तो फर्मी के, ठीक है, सम्मान में इसको रखा गया। फर्मियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट था उसका सिंबल F था और उसको बोलते हैं फर्मियम। ये इतने 29 क्वेश्चन थे, हमने आपको ये बता दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सपोर्ट करिए प्लीज हमारे चैनल को।